ऐसा कोई जात नहीं है बिहार में या देश में जो भारतीय जनता पार्टी को कम या ज़्यादा समर्थन नहीं देता है। तो राजद के पास एक माई समीकरण का वोट था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एम से मोदी, वाई से योगी, तो कोई वोट इनके पास कोई बचा नहीं। नीतीश कुमार नेस्तानुबूत हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं कि राजद ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इसलिए उनका संगठन जो है वो फूलपुर से उनके लिए टिकट का प्रयास कर रहा है। आगामी लोकसभा की तैयारी अब तेज हो चुकी है। पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने सांसदों को अपने साथ जो है बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल जो बैठक हुई वो बिहार, चंडीगढ़ सहित अन्य जो राज्य हैं उनके जो सांसद हैं एनडीए गठबंधन के, उन सभी सांसदों का बैठक जो है दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस संबोधन में जाति आधारित राजनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता संतोष पाठक हैं। सर, कल एक बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि जाति आधारित जो राजनीति है उसको भाजपा के जो सांसद है वो बढ़ावा ना दें, जो स्वच्छ राजनीति होती है उस पर जो है चर्चा करें और चुनाव मैदान में उतरें। क्या जाति आधारित जो राजनीति है वो बिहार में संभव है उसके बिना, जाति के बिना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर एक प्रतिबद्ध राजनीतिक दल है। तो हमारा ये प्रयास तो हमेशा से रहता है कि जाति नीतियों के निर्माण में या जाति शासकीय व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मोदी जी ने 2014 के अपने चुनाव में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो समाज के सभी वर्गों का साथ लेंगे और सबके लिए काम करेंगे, और 9 वर्षों में मोदी जी ने ये करके दिखाया भी है। हम लोगों के पूरे मोदी जी के सरकार के अंदर जितने भी स्कीम्स चल रही हैं, आप उनको अगर ठीक से देखेंगे तो वो कोई भी स्कीम उसमें जाति आधारित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको सरकारी सहायता की आवश्यकता है तो क्या बीमारी जाति देखकर आएगी? ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए मोदी जी ने सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए आयुष्मान योजना चलाई। किसी भी जाति वर्ग की महिला हो, अगर उसको धुएं से मुक्ति दिलानी है तो इसलिए उज्ज्वला योजना चलाया। समाज के जो सबसे कमज़ोर तबके हैं, जिनके पास आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी शौचालय उपलब्ध नहीं था, उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया। और आज देश के 80 करोड़ लोगों तक और बिहार के 8 करोड़ लोगों तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने जनता तक अपनी पहुंच बनाई है, और किसी को कोई भी सहायता देने में उनकी जाति नहीं पूछी। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अपने हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर या फिर काम करने के आधार पर या नीतियों के निर्माण में हम लोग कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं करते। देश में सभी वर्ग, सभी जाति के लोग एक समान हैं। जो नारा कांग्रेस पहले से देती थी कि देश में हम सभी एक हैं, एक गीत चलता था, वो गीत तो कांग्रेस ने सिर्फ गाया, लेकिन ज़मीन पर उसको उस प्रक्रिया के तहत उसको ज़मीन पर अधिष्ठापित नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सबसे बड़ी सफलता ये है कि समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने समान रूप से देखा और समान रूप से उनको लाभ पहुंचाया है। इसलिए हम ये नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही वो संगठन की विचारधारा के आधार पर कही है कि जाति आधारित राजनीति को हमें प्रश्रय नहीं देना है। और एक बात मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र मौलिक इकाई है पूरे भारत के राजनीतिक अधिष्ठान में जो जाति आधारित राजनीति को प्रश्रय नहीं देती है। जाति आधारित जो राजनीति है ये अलग चीज़ है, और लेकिन दूसरी ओर जाति आधारित गणना जो है ये बिहार में हो रही है, तो इसको किस रूप से देख रहे हैं? क्योंकि प्रभावित तो होना है। देखिए, समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और जब बिहार में ये परिकल्पना की गई कि जाति आधारित जनगणना हमको कराना है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। और आज तक भारत में जिस समय पर भी आरक्षण के प्रक्रियाओं को लागू किया गया है या उसको आगे बढ़ाया गया है, हम लोगों ने हर उस सरकार का साथ दिया है, या लगभग सभी सरकारों में हम हिस्सेदार भी थे। आप देखिए, 1967 में जब कर्पूरी ठाकुर जी के साथ सरकार बनाई जनसंघ ने,
उस समय कैलाशपति मिश्रा जी उसके वित्त मंत्री थे, और अति पिछड़ों के लिए क्लासिफाई करके अलग से क्या क्या किया जा सकता है वो विषय हम लोगों ने ही कहा था। तो उस समय पर 6:20:6 का रेशियो के आधार पर हम लोगों ने फॉर्मुलेशन किया। ये कहा गया कि 20% जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको अति पिछड़ों को देना है, नौकरियों में, एडमिशन्स में, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इस प्रकार के अवसरों में। तो हम लोगों ने कैलाशपति मिश्र जी के नेतृत्व में ये कहा कि अगर इन 20% लोगों को तो देना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन समाज का एक दूसरा तबका सवर्ण अगर गरीब है तो अति उसके साथ साथ गरीब सवर्णों के लिए भी एक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उसको अधिष्ठापित किया पूरे देश में, और आर्थिक आधार पर आरक्षण को भारत में उसकी जो परिकल्पना थी तो उसको अधिष्ठापित भी किया। तो अति पिछड़ों को भी सम्मान मिले, पिछड़ों को भी मिले, दलितों को भी मिले, महादलितों को भी मिले, और इस पूरी प्रक्रिया में हम साझेदार रहे। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ वीपी सिंह जी ने जब मंडल कमीशन लागू किया 1989 में, तो भी हम उस सरकार के हिस्सेदार थे। और सबसे बड़ी बात, जब मंडल कमीशन का गठन हुआ था 1977 में, उस सरकार में भी अटल जी और आडवाणी जी दोनों व्यक्ति उस सरकार में मंत्री थे। उसके बाद बिहार सरकार में 2006 में एनडीए सरकार के अंदर जब अति पिछड़ों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, नौकरियों के दृष्टिकोण से, पंचायती राज में जब उनको अलग से क्लासिफाई किया गया अति पिछड़ों के लिए और महादलितों के लिए, तो भी हम उस सरकार के हिस्सेदार थे। आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इनकी जातीय जनगणना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समाज का सामान्य वर्ग इस बात को नहीं देख रहा है? 2006 के बाद न जाने कितने चुनाव हुए बिहार में, लोकसभा के और राज्यसभा के, उसके अलावा पंचायती राज के, सब में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और एक बात मैं स्पष्टता से इनको कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई जात नहीं है बिहार में या देश में जो भारतीय जनता पार्टी को कम या ज़्यादा समर्थन नहीं देता है। बाकी सब लोगों का जो कंस्टिट्यूएंसी है वो तय है कि इनको इसी जाति का वोट मिलेगा, इन लोगों को इसी जाति का वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। कुछ संख्या में आज के समय पर हमें पसमानदा मुसलमानों का भी समर्थन हासिल है। एक सवाल ये भी है, जब समर्थन की बात आती है और लोकसभा की बात आती है, तो एक दिन पहले दिल्ली जो है बुलाया गया बिहार के सभी सांसदों को, और दूसरी ओर पटना में भी पार्टी कार्यालय में भी बैठक चल रही है। जो भी 3 लोकसभा है, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और वैशाली, तो किस तरह से जो है विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं लोकसभा में? देखिए, ऐसी सीटें जिन पर हम लोगों ने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा, उनमें से कुछ सीटों को केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है और आइडेंटिफाई किया है। देश भर में इस प्रकार की 160 लोकसभा क्षेत्र हैं। बिहार में उस वर्तमान परिस्थितियों में 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और उसको लोकसभा प्रवास योजना के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय मंत्री को लगाया गया है, संगठन को रीस्ट्रक्चर किया गया है, और अभी तक पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने उस पर क्या काम किया है इसके लिए समीक्षा बैठक हो रही है। बस इतनी सी बात है, और इसके अलावा इसमें कोई दूसरा विषय नहीं है कि कोई टिकट तय हो रहा है या लोगों का ये तय किया जा रहा है। वहाँ के उस लोकसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सबों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे बातचीत हो रही है कि पिछले 6 महीनों में आप लोगों ने क्या क्या किया है। समीक्षात्मक बैठक है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं। मतलब समीक्षात्मक बैठक है, तैयारी पूरी है कि जो सीटें निकल गई थी हाथ से उन सीटों को फिर से वापस लाना है। हाँ, स्वाभाविक तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में हम लोग अकेले 23-24 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव जीता था। तो हमारा प्रयास रहेगा कि एनडीए के गठबंधन के साथ जिस प्रकार की सफलता हमने 2014 में हासिल की थी, उससे आगे बढ़कर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, महागठबंधन के पास कुछ है नहीं। महागठबंधन के पास, राजद के पास एक माई समीकरण का वोट था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एम से मोदी, वाई से योगी, तो कोई वोट इनके पास कोई बचा नहीं। नीतीश कुमार नेस्तानुबूत हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि राजद ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इसलिए उनका संगठन जो है वो फूलपुर से उनके लिए टिकट का प्रयास कर रहा है। अब ये तो सोचना सपा और बसपा को है, बसपा को कहा, सपा को सोचना और कांग्रेस को सोचना है कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश आने देना भी है कि नहीं आने देना है। लालू यादव जी की जो छाया है वो नीतीश कुमार पर भारी है आज के समय में। कल ही पटना के एसएसपी ने प्रेस किया है कि लगभग 30 दिनों में 30 हत्याएं हुई, अकेले पटना में हुई हैं। इस रेशियो से अगर जोड़ें तो बिहार में 38 ज़िले हैं। 30 संख्या में भी अगर उसको जोड़ेंगे तो आपको लगभग 350 के आसपास जो है
वो प्रतिदिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। तो नीतीश कुमार जी की ताकत सुशासन थी, और उस सुशासन के पीछे जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो नीतीश कुमार जी ने स्वयं को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लिया, तो स्वयं भी विदा हुए और लालू यादव को भी ले डूबे। तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। एक खास वर्ग के वोट को एकत्रीकरण करने के लिए इस प्रकार का द्वंद्व ये लोग पैदा कर रहे हैं। और कल ही अमित शाह जी ने कहा है कि आप कितना भी गठबंधन कर लो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले 350 सीटें जीतेगी और एनडीए के साथ हम लोग 400 का आंकड़ा पार करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता संतोष पाठक थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि जो बैठकें हो रही है वो महत्वपूर्ण है, और जिन जिन सीटों पर जो है भाजपा चुनाव नहीं लड़ी थी, बिहार में लगभग 10 ऐसी सीटें जहां पर भाजपा जो है अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारी थी, उनको लेकर के बैठक हो रही है। और जो आंकड़ा इन्होंने दिया है कि 350 लगभग 2024 में जो है लोकसभा सीटों पर जीत तय करेगी, और एनडीए को मिला करके अगर बात की जाए तो 450 के जो है वो पार जा सकती है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।